नमस्कार मित्रों। कैरियर टॉक के इस नेक्स्ट एपिसोड में जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि प्रसिद्ध हस्तियों को आपसे मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनके कैरियर के बारे में जानेंगे और उनसे कैरियर टिप्स लेंगे हम। तो आज हमारे बीच में बहुत सम्मानित डॉक्टर मधुबाला जी हैं। आप मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं। तो आज हम आपसे जानेंगे आपके कैरियर के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, और इस कैरियर में बच्चे हमारे कैसे जा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मधुबाला जी से कि कृपया पहले अपना परिचय आप दे दें एक बार अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को, और उसके बाद आपकी शिक्षा और परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। सभी को नमस्कार। जैसा भी सर ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ संस्कृत विषय की। अ, इस विषय को लेकर आगे बढ़ना कोई कठिन कार्य नहीं है। कोई भी विषय अगर आप ले रहे हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चय ही आप उसमें अच्छा अपना करियर देखते हैं। जैसा सर ने बताया कि अपने विषय में बताएं और थोड़ा परिवार के संबंध में। अ, प्रारंभ से ही शिक्षा में बहुत रुचि थी। अ, और हम 10 बहनें हुआ करती थी और पापा ने 10 की 10 सिस्टर्स को पढ़ाया, क्योंकि बाल्यकाल में ही हमारी माता दिवंगत हो गई थी। तो पिताजी ने कहा कि आप जितना पढ़ सकते हैं सारी बेटियां पढ़िए। और हम सभी बहनें शिक्षित हैं, जिसमें से 5 सिस्टर्स जो हैं हम सरकारी नियुक्ति में हैं और टीचर्स हैं। एनडीएमसी में है एक सिस्टर, एक इंग्लिश की पीजीटी है और एक हिंदी की पीजीटी टीचर है। और मैं आपके सामने मिरांडा हाउस कॉलेज में प्रोफेसर। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने एक बताई कि आप 10 बहनें थीं आप, और शायद उस वक्त बालिकाओं की शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रही होगी जिस वक्त आपने शिक्षा प्राप्त की जी, होगी। जी। तो आपके पिताजी को इसका सारा श्रेय जाता है कि जिन्होंने आप सभी बहनों को अच्छी शिक्षा दी और आज उसी के बलबूते आप यहाँ तक पहुंची हैं। जी, आपने जैसा बताया कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं संस्कृत में मिरांडा हाउस में। मिरांडा हाउस एक ऐसा नाम है जिसको लेके एक बहुत मन में क्वेरीज आ जाती हैं। बहुत सम्मानित नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज का, और इस कॉलेज में, इस हाउस में एडमिशन लेना हर लड़की का सपना होता है कि मैं इस जी। कॉलेज में पढूं। तो आंचलिक क्षेत्र जो हमारे बहुत रिमोट एरियाज हैं उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हमारे हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचे? उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत दूर होती है और एक मन में एक डर रहता है कि हम वहाँ कैसे पहुंचेंगे, एडमिशन कैसे होगा, वहाँ कैसे रहेंगे। थोड़ा सा इस बारे में बताएं, क्या कोई गांव का बच्चा भी वहां तक पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुँच सकता है और पहुँच नहीं सकता, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुँचे हैं। हम देखते हैं कि बिहार से, उत्तराखंड से बहुत स्टूडेंट हैं जो अच्छे मार्क्स लेके और दिल्ली विश्वविद्यालय में मिरांडा हाउस तक आते हैं। क्यों? क्योंकि एडमिशन लेने के लिए आपको एक चीज़ अचीव करनी है, वो है अच्छे अंक। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो डेफिनिटली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना ही बताऊँ, मेरा भी सपना होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो जब मैं स्टूडेंट थी, तो कक्षा 12वीं में मैंने पूरी दिल्ली में सीबीएसई में टॉप किया था, 0.1 मेरिट में मेरा नाम था। और मेरा जो सपना था कि मैं करूँ, वो आगे मैंने किया। क्योंकि जब मैं एडमिशन लेने गई तो मैंने कहा सर ये मेरे मार्क्स है, ये मार्कशीट। पहले होता क्या था, अब तो सब ऑनलाइन हो जाता है, तो हम्म। पहले हमको देखना होता था कि आपका उसमें नंबर आया है या नहीं आया। तो मैंने कहा सर मेरा नंबर आ जाएगा। कह रहे मैडम आपके सबसे ज़्यादा नंबर है, आपका नंबर नहीं आएगा तो किसका आएगा? आपका एडमिशन हो गया, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो परिश्रम करके आप उतने अंक लाइए, मेरिट को मीट कीजिए और ज़रूर आपका एडमिशन हो जाए। जी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस विद्यालय से हैं, किस राज्य से हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अंक उतने होने चाहिए जितने निर्धारित किए गए। जी, जैसे कि आपने अभी सीबीएसई की बात की, तो क्योंकि हम सब यूपी बोर्ड से हैं, मैं भी खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो ये कभी कभी ये एहसास होता है हम यूपी बोर्ड के बच्चों को कि यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में बहुत डिफरेंस एक रहता है परसेंटेज का।
वहाँ पर जो है 99.9% तक बच्चों को नंबर मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ जो टॉपर यूपी बोर्ड में होता है वो 80, अब तो खैर नंबर थोड़े आने लगे हैं, यूपी बोर्ड भी शायद कुछ कर रहा है इस दिशा में, लेकिन उससे पहले 75, 76, 80% तक बच्चा टॉपर हो जाता था पूरे प्रदेश में। जैसा कि आपने बताया 90 प्लस आपके मार्क्स रहे होंगे उस वक्त, अगर आपने टॉप किया होगा सीबीएसई में। तो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के बच्चे इस मामले में पिछड़ जाते हैं, सीबीएसई वाले जो बच्चे हमारे हैं। तो यूपी बोर्ड का बच्चा वहां तक अगर मेरिट के आधार पे होता है तो वहां तक शायद नहीं पहुंच पाएगा। उन बच्चों के लेकिन लिए हम आप क्या देखते कहेंगे? जैसा मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं खुद भी कई बार एडमिशन कमेटी में रही हूँ, यूपी से भी काफी अच्छे बच्चे आते हैं। और अंक जो आप कह रहे हैं कि अंक नहीं आते थे 70 और 80, वो आई थिंक अब से 10-15 साल पहले की बातें हैं। अब तो स्टूडेंट्स 90s में बहुत अधिकांश मात्रा में मैं देखती हूँ 90s में मार्क्स आते हैं। जी, इसका क्योंकि मतलब अब ये। कुछ सिस्टम ऐसा है कि असाइनमेंट्स के मार्क्स लगते हैं या और चीजों के मार्क्स लगते हैं। हमारे समय में सीधा पेपर दिया जाता था और किसी चीज के मार्क्स नहीं होते थे। जी बिल्कुल, सीधा सा अर्थ ये है कि अगर कोई बच्चा लेबोरियस है और स्टूडियस है तो वो दिल्ली बिल्कुल ले यूनिवर्सिटी में सकता है, पहुंच सकता है, पहुंच बशर्ते सकता है, उसने बिल्कुल। मेहनत की हो। बिल्कुल। जी। आप संस्कृत में हैं तो संस्कृत का क्या स्कोप है, क्योंकि संस्कृत भाषा को हम देव भाषा मानते हैं और ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है। हमारे सारे वेद पुराण सब इसी जी। भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन आज की अगर स्थिति देखें तो संस्कृत भाषा का शायद उतना चलन या प्रचलन नहीं रहा है। और अगर ये कहें कि सरकारी स्तर पर ही ये जिंदा है हमारी भाषा, तो गलत नहीं होगा। तो इस भाषा को आ, लेके बच्चा अपना कैरियर कैसे बना सकता है? हाँ, अभी जैसा सर ने कहा, ये एक हमारे समाज में धारणा है कि संस्कृत विषय पढ़ के हम क्या करेंगे, हमें पंडित तो नहीं बनना है या आगे इसमें स्कोप नहीं है, ऐसी हमारी सामान्य धारणा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसके विषय में लोग कम जानते हैं। संस्कृत की अपने देश में तो वैल्यू है ही, साथ में विदेशों में भी वैल्यू है। विदेशों की बात बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारे भारत में क्या स्कोप है। जी। संस्कृत पढ़ के आपके लिए वो सभी रास्ते खुलते हैं जो अन्य भाषाओं को पढ़कर आपके लिए खुलते हैं या अन्य विषयों को पढ़ के खुलते हैं। अगर आपने मान लीजिए 12th में आर्ट स्ट्रीम है और उसमें अगर आपका विषय संस्कृत है, तो आपके लिए एक दो रास्ते और एक्स्ट्रा खुलते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने 12वीं के बाद एडमिशन लिया और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में उसमें भी संस्कृत ऑप्ट किया, तो आप बीएड वगैरह तो कर ही सकते हैं। साथ में जैसे नेशनल म्यूजियम है, हमारे स्टूडेंट्स वहां पर भी हैं, तो नेशनल म्यूजियम में एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने हिस्ट्री या फिर संस्कृत एक विषय जरूर पढ़ा होना चाहिए, तब आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। न केवल गाइड के तौर पे, और भी वहां पर जो उच्च पद है वहां पर भी आप संस्कृत या हिस्ट्री पढ़ा हुआ व्यक्ति अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के और क्या लाभ है? आप देखेंगे कि अब तो इतने सारे न्यूज चैनल हैं जिसमें संस्कृत न्यूज चैनल है, वहां पर न्यूज रीडर की पोस्ट आने लगी है। आप संस्कृत वार्तावली देखते होंगे इस बार डीडी न्यूज पे तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। और इसके अतिरिक्त आप जो है पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती हैं उसका ट्रांसलेशन एक एक्स्ट्रा फील्ड है, आप अपना जॉब भी करिए, वो भी साथ साथ करिए, तो उसमें भी एक अच्छा इनकम का सोर्स वो रहता है। और मैं देखती हूँ ग्रेजुएशन में जो बाहर से, दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं या आपने संस्कृत क्यों ऑप्ट किया, तो वो कहते हैं कि मैम हमें यूपीएससी में जाना है। अधिकांश स्टूडेंट्स को ये लगता है कि संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन यूपीएससी में संस्कृत भी एक विषय है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो संस्कृत पढ़ के आगे बढ़े हैं। एक नाम मैं लेना चाहूंगी, शांभवी हमारी स्टूडेंट है और आज वो जज हैं, सिविल जज हैं, इस समय बनारस में पोस्टेड हैं। हमारे संस्कृत के स्टूडेंट्स ही हाई कोर्ट में अभी वकील हैं। यूपीएससी में भी अभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। और टीचर्स, प्रोफेसर, ये तो अनगिनत है। और नाटक में, फिल्म जगत में बहुत स्टूडेंट्स हमारे हैं जो संस्कृत पढ़ के आगे बढ़े। तो संस्कृत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत एक स्पेशल भाषा है जिसको पढ़ के आप अन्य विषयों में भी और प्रगति कर सकते हैं। संस्कृत बोलना आप जानते हैं तो अन्य भाषाओं पे आपका अधिकार और अच्छा हो जाता है। अगर आप फ्रेंच लेते हैं, जर्मन पढ़ना चाहते हैं, तो संस्कृत की जो शब्दावली है वो इतनी अच्छी है कि आप किसी भी भाषा का बड़ी सरलता से उच्चारण कर सकते हैं और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक लिपि है। जी, कुछ चीज़ें आपने ऐसी बताई जो मुझे भी नहीं पता थी, तो मेरी भी जानकारी बढ़ गई आज आपकी बातें सुन के। और निश्चित तौर पर
अगर बच्चे चाहें तो संस्कृत को दोयम दर्जे की भाषा ना मानकर ये माने कि संस्कृत के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। वो चाहे आपकी जॉब हो, चाहे उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें हों। जिन बिल्कुल, फील्ड में हम जाना चाहते हैं उनमें भी हम जा सकते हैं। फिल्म जगत में अगर जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। बिल्कुल, कोई आपके लिए ऐसा नहीं है। आपका और उच्चारण अच्छा होगा। उच्चारण अच्छा होगा आपका। जी बिल्कुल, ये कहा जाता है कि जो बच्चा बोलने में थोड़ा सा अच्छा ना हो तो उसको संस्कृत भाषा का अगर उच्चारण कराया जाए तो उसकी जो है वोकेबलरी अच्छी हो जाती है, उच्चारण अच्छा हो जाता है और उसकी भाषा में रस ज़्यादा हो जाता है उत्पन्न। जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इसके बाद मैं जानना चाहूँ कि आपका कैरियर कब शुरू हुआ और कैरियर की शुरुआत कैसी हो और आपको क्या कठिनाइयाँ आई और अब कैसा लग रहा है इस कैरियर में? अ, मुझे लगता है जो विद्यालय स्तर की जो शिक्षा होती है वो तो बेसिकली सबको लेना ही होता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि संस्कृत में मेरे 100 आउट ऑफ 100 थे और बाकी मैंने ऑल ओवर सीबीएसई में टॉप किया था। तो मेरे लिए सारे ही रास्ते थे क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम था वो आर्ट स्ट्रीम था। तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री मैं किसी भी विषय में जा सकती थी। मेरी परसेंटेज सभी में आ रही थी। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले सकती थी, हिस्ट्री ऑनर्स ले सकती थी, बीए प्रोग्राम ले सकती थी। लेकिन होता क्या था, हम परिवार में अपने बड़ों की पहले सुना करते थे। तो हमारे परिवार में एक दीदी पहले साइंस कर रही थी उस समय, एक दीदी हिंदी में थी और एक दीदी बीए प्रोग्राम कर रही थी। तो मुझे दीदी ने कहा कि आप ये विषय ना लेके आप संस्कृत में जाइए, संस्कृत में आपके अच्छे नंबर भी हैं। और हमने उनकी बात मानी भी क्योंकि सभी में अच्छे थे हम पढ़ाई में। तो जब मैंने संस्कृत विषय लिया और मैं कॉलेज में जैसे ही जाना शुरू हुई, तो मेरे सीनियर्स ने कहा, अरे तुम तो टॉपर हो, क्योंकि मुझे अवार्ड मिले, सब पहचान गए कि अच्छा ये बच्ची है जो सीबीएसई टॉप करके आई है और 100 आउट ऑफ 100 है। तो सब जान गए थे मुझे और सब मुझे कहते थे आपने संस्कृत क्यों लिया? हम्म। आप तो पॉलिटिकल भी ले सकती थी, आप तो बीए प्रोग्राम ले सकती थी। और कुछ सीनियर्स क्या कहते थे, अरे हम तो बीए प्रोग्राम लेना चाहते थे, हमारे तो नंबर नहीं थे इसलिए हम संस्कृत में आ गए। तो इस तरीके की बातें भी मुझे सुनने को मिलती थी, लेकिन मुझ पर कभी उन चीजों का प्रभाव नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने विषय को लिया तो सोच समझ के लिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और जब मैंने ले लिया, फिर मैंने सोचा नहीं, फिर मैंने मेहनत करना शुरू किया उस विषय में। फिर उसी तरीके से जब मैंने पूरी मेहनत से और 100% देके अपनी पूरी कैपेबिलिटी से मैं आगे बढ़ी, तो मैंने पुनः कॉलेज में भी टॉप किया। मुझे भी खूब ली, मेरा उत्साह बढ़ता गया। फिर और टीचर्स, गुरुओं का मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी, टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया, वो मेरे स्किल्स को पहचानी कि आप ये अच्छा कर सकते हैं, आप डिबेट कीजिए। तो इंटर कॉलेज, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन खूब मैंने किए और लगभग 100 से ऊपर पुरस्कार मेरे पास इंटर कॉलेज के अभी हैं। उसके बाद फिर एमए किया, एमए के बाद मैंने नेट किया। एमए प्रीवियस के बाद आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, तो मैंने उसके बाद फिर नेट देती रही। एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में, तीसरी बार में मेरा नेट निकला। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू एमफिल किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। और एमफिल करते ही मुझे जिस महाविद्यालय आईपी इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में मैं पढ़ती थी, हम्म। वहीं पर मुझे एज अ एडहॉक पढ़ाने का अवसर भी मिला। मतलब मैं अपनी एमफिल भी कंप्लीट कर रही ओके थी ओके और साथ जी। में कॉलेज में पढ़ा भी रही थी। हम्म। और उसके बाद फिर धीरे 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 एक्सपीरियंस होता गया और मिरांडा हाउस में परमानेंट हुई और लगभग मुझे 14 वर्ष हो गए हैं मिरांडा हाउस। 2 से 3 वर्ष मैंने आईपी कॉलेज में भी एडहॉक पढ़ा है। जी, संस्कृत की हम बात अगर कर रहे हैं तो संस्कृत में अगर हम ये देखते हैं कि बच्चों को अभी सीबीएसई में भी कक्षा 8 तक संस्कृत कंपलसरी है। कंपलसरी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दो भाषाएं उनको शायद लेनी होती हैं, ऑप्शनल होती हैं आपकी मदर टंग के अलावा, इंग्लिश और कहीं जर्मन है, कहीं फ्रेंच, कहीं संस्कृत। तो उसमें बच्चे संस्कृत से दूर भागते हैं, वो जर्मन ले लेंगे, फ्रेंच ले लेंगे, लेकिन संस्कृत लेना नहीं चाहते बच्चे। इसके पीछे कारण क्या है कि बच्चा इनसे, उसको ये इतना जर्मन आसान लग रही है और संस्कृत उसको लगता है कि बहुत टिपिकल है। इसका कारण क्या है? जितना मुझे लगता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं हमारी सोसाइटी के जो विद्यालयों में हैं कि संस्कृत पढ़ा दीजिए, संस्कृत समझ में नहीं आ रहा, हिंदी समझ में आ रहा है, अन्य विषय समझ में आ रहे हैं, इंग्लिश भी इजी लग रही है, संस्कृत समझ में नहीं आ रहा। और जब मैं उनकी नोटबुक भी कई बार देखती हूँ कि किस तरह की पढ़ाई हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत से वो इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि अगर एक राम शब्द अगर आपने याद कर लिया, तो लगभग आपको 1 लाख शब्द याद हो जाते हैं। तो वेरी उनको गुड। टेक्निक समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं, और उनको स्कोप भी पता होना चाहिए, वो बड़ा नीरस होके पढ़ते हैं।
और कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कहते हैं कि हमें विद्यालय में हिंदी के टीचर ही संस्कृत पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है जी इसमें, नहीं, वो सही बात लेकिन है, जो बच्चे बताते हैं वो भी सही है कि हिंदी तो और संस्कृत एक ही हिंदी वाला टीचर पढ़ाते शिक्षक, हिंदी वाले शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो हिंदी के हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कृत में अगर आप देखें तो वो बिल्कुल बेस है। अब वो सारी संस्कृत की बातें करूंगी तो यहाँ समझ में नहीं आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं विद्यालय में जाके एक बार काउंसलिंग करूं स्टूडेंट्स की, उनसे बात करूं, क्योंकि मेरी दीदी विद्यालय में है। मेरा इस बार ये था कि मेरे पास समय है, कोरोना के टाइम में हम घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं काउंसलिंग करूं कि संस्कृत में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। लोगों को नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता, उनको लगता है संस्कृत पढ़ के क्या करना है। और जबकि मैं आपको बताऊं विदेशों में भी इसकी बहुत डिमांड है। इंग्लैंड में फर्स्ट क्लास से संस्कृत पढ़ाना शुरू हो चुके हैं लोग। बताइए। आपको वीडियोज भी मैं भेजूंगी। तो हम्म। हमारा योग है, हमारे शास्त्र हैं, सारी चीजें संस्कृत में है। तो अगर आप देखें तो बेसिक सारी चीजें वेदों में, उपनिषदों में उपलब्ध हैं। जरूरत है उनको जानने की। जी, जैसा कि आपने कहा कि इंग्लैंड में, आपने तो एक ही देश का जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है कि जर्मनी में भी ऐसा है। लेकिन कई देशों में संस्कृत को प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों को सिखाया यस। जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में जहाँ इसका जन्म हुआ, उस देश में शायद हम उतना संस्कृत को लेकर नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को अवेयर, या संस्कृत को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां भी कहीं ना कहीं दोषी हम मान सकते हैं कि संस्कृत को जो एक पहचान मिलनी चाहिए थी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, वो शायद पहचान नहीं मिल पा रही है। और हम लोग अंग्रेजी के पीछे दीवाने होकर घूम रहे हैं कि सिर्फ अंग्रेजी पढ़ लें तो हम बहुत काबिल माने जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि संस्कृत भाषा बहुत मैथमेटिकल भाषा है, गणितीय भाषा है। और अंग्रेजी तो मैं ये समझता हूँ कि होता बहुत आसान भाषा है बनस्पत संस्कृत के। संस्कृत में बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूले आपने याद भी किए होंगे, पढ़े भी होंगे। थोड़ी सी नॉलेज है मुझे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है संस्कृत के बारे में। लेकिन जब मैं पढ़ता था तो नंबर अच्छे आते थे, जैसे कि आपने बताया 100 में से 100 ही आते थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम उस क्षेत्र में नहीं बढ़ पाते, कुछ काउंसलिंग की वजह से, कुछ है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसी भी कैरियर को चुनने में बच्चा और परिवार या टीचर या पेरेंट्स, इन सबका क्या योगदान रहता है कोई सी कैरियर को चुनने में? जी। अ, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांशतः फैमिली में लोग ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो बच्चा करे। बच्चे से नहीं पूछा जाता अधिकांशतः, लेकिन आज तो काफ़ी पेरेंट्स बच्चे के ही हिसाब से चलते हैं। मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा देना चाहूँगी कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट था ह्यूमैनिटीज़ में, लेकिन घर में चाहते थे कि ये बच्चा डॉक्टर बने और उसको साइंस दिलाया, और साइंस दिलाया तो मार्क्स कितने आए? बहुत कम, हम्म। मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं थे। तो फिर हमने जाके उसका सब्जेक्ट चेंज करवाया, फिर उसका इंटरेस्ट पूछा और फिर उसको ह्यूमैनिटीज़ में कराया, और ह्यूमैनिटीज़ में उसने बहुत बढ़िया किया। एक बच्चा है हमारे फैमिली में ही। तो पेरेंट्स कभी भी बच्चे पे प्रेशर ना डालें कि आप ये करो। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से खुल के बात करें कि वो क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद उसको स्वतंत्र छोड़ें कि वो करना क्या चाहता है। लेकिन पहले उसकी काउंसलिंग भी ज़रूरी है विद्यालय स्तर पे, जी। क्योंकि बच्चों को भी कई बार नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया है, मैं भी ये ले लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, भेड़-चाल ना चले। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो एक 12th में एक काउंसलर हमारी कक्षा होती थी, एक पीरियड दिया जाता था वीक में, तो उसमें टीचर क्या करती थी, काउंसलिंग करती थी कि जो स्टूडेंट इसमें अच्छा है वो आगे ये कर सकता है। तो बच्चों को नॉलेज कैसे होगी कि वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो हम्म। तो अभी किताबी ज्ञान में ही है। तो उनको नॉलेज नहीं होती तो कई बार वो अपने जो फ्रेंड्स ले रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें ऑप्ट कर लेते हैं, जो बहुत गलत है। तो काउंसलर स्कूल में हो, सही से बताए, शिक्षक भी देखें कि किस छात्र में क्या गुण है, वो किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं ये काम ज़रूर करती हूँ कि अपनी कक्षा में मैं स्टूडेंट से डिस्कस करती हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, और देखती हूँ कि उसमें वो योग्यता है या नहीं, और आगे वो क्या कर सकता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि वो क्या-क्या कर सकते हैं। अब सब देखते हैं कि प्रोफ़ेसर है तो हमें भी प्रोफ़ेसर बनना है, लेकिन राह बहुत मुश्किल है, उससे पहले भी कुछ और चीज़ें हैं, वो अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं उनको बताती हूँ कि आप बीए के बाद बीएड कर लो। बीएड कर लो, उसके बाद फिर एमए आप करते रहिए। अगर बीएड कर लेते हैं तो आप जल्दी जॉब ले सकते हैं, परिश्रम करेंगे तो। तो इस हम्म। हिसाब से बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी बिल्कुल, ये जो काउंसलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारे समय में नहीं था।
और उस वक्त सिर्फ आर्ट्स और साइंस, जो अच्छे बच्चे होते थे ये माना जाता कि वो साइंस में जाएंगे, और हम्म। बड़ी एक भीड़ चाल भी होती थी कि जो बच्चा साइंस लायक भी नहीं है वो भी सोचता था मैं साइंस ले बिल्कुल। लूं, बशर्ते वो ना कर पाए उस चीज़ को। तो ये हम्म। जो काउंसलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कभी कभी क्या होता है, बच्चे को कभी साइंस अच्छी लगती है, कभी कहता है कि मुझे तो एसएसटी बहुत अच्छी लग रही है, कभी कहता है मुझे तो आर्ट्स बहुत अच्छी लगती है, कभी म्यूजिक में आ जाता है वो। तो ये डिसाइड कैसे करें कि बच्चा जो है किस फील्ड में बेटर कर सकता है? इसके लिए काउंसलर्स होने चाहिए, कुछ टेस्ट होते हैं शायद, काउंसलर जो टेस्ट लेते हैं बच्चे का, मनोवैज्ञानिक हाँ, टेस्ट भी ऐसा भी लेते हैं। होता है, ऐसा भी होता है, टेस्ट भी ले लेते हैं, नहीं तो देखा जाता है कि किस स्तर की कक्षा है, उसी हिसाब से होता है। हमारा कभी टेस्ट नहीं लिया गया, टीचर जो भी होती थी संगीता मैडम, वो काउंसलिंग करती थी और उससे हमें काफी चीजें समझ में आती थी। जो हमारे क्वेश्चंस होते थे हम उनसे वर्बली पूछा करते थे। नहीं, आप अपनी क्लास में कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई बच्चा कैसे बेटर कर रहा है, किस फील्ड में जा सकता है? अच्छा, देखिए स्कूल स्तर पे मुझे ऐसा लगता है जब बच्चा 9th या 10th में होता है तो उसका इंटरेस्ट कहीं और होता है, लेकिन 12वीं तक आते आते उसका सडनली आप देखेंगे कि पहले वो कुछ और लेना चाहता था। जैसे मैं बताऊं, 8वीं 9वीं तक मुझे लगता था कि मैं फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ और मैंने सोच रखा था कि मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया से फाइन आर्ट्स करना है। लेकिन जब धीरे धीरे 10th के बाद सब्जेक्ट चेंज हुए तो मेरी टीचर्स ने पहचाना कि ये तो लैंग्वेज में भी अच्छा कर सकती है। हम्म। और जो मेरी पॉलिटिकल वाली टीचर थी वो कहती थी तुम पॉलिटिकल ऑनर्स करना, जो मेरी संस्कृत की टीचर थी वो कहती थी कि आप संस्कृत करना। तो उस समय मैं भी कंफ्यूज थी, लेकिन जैसे ही मेरा रिजल्ट आया फिर मैंने फैमिली में बैठ के डिस्कस किया और मुझे भी लगा कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। वो मेरी जो कॉन्शियस ने कहा, जो मेरी अंतरात्मा ने कहा, और जो फैमिली के व्यूज बने क्योंकि दीदी को ज्यादा एक्सपीरियंस था, वो कॉलेज कर चुकी थी, तो उस हिसाब से मैंने अपने विषय लिया और मैं उस विषय को लेके आज मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया। तो एक 9th के बच्चे से आप जब बात कर रहे हैं तो उसका भी सोचने का स्तर हम्म। अलग है, हम्म। उसका भी नॉलेज उतना नहीं है। तो जब वो 10वीं 11वीं 12वीं तक आएगा 3 4 5 साल क्रॉस करके, तो हो सकता है जो पहले लेना चाहता था वो अब ना लेना चाहे। तो वो समय के हिसाब से उसकी नॉलेज थोड़ी बढ़ती है, उसको पता चलता है। और आजकल तो वैसे भी इतनी ट्रांसपेरेंसी है, हमारे टाइम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, टीचर्स के थ्रू ही हमें पता लगता था। लेकिन आज के समय में स्टूडेंट्स खुद भी अवेयर है, उन्हें खुद भी पता है कि हमें ये करना है और ये नहीं करना। हाँ, ये बात भी है काफ़ी हद तक कि पिछले हमारे वक्त में पेरेंट्स ही डिसीजन लेते थे हमें करना क्या है। मैं अपना बताऊं, मुझे पुलिस में जाने का शौक था, अच्छा। और इत्तेफाक से पुलिस का एसआई का टेस्ट भी दिया, पास भी हुआ, उसी के साथ साथ फिर एजुकेशन में जॉब लग गई, तो फादर ने मना कर दिया कि पुलिस में नहीं जाना है, एजुकेशन अच्छा है तो वहाँ चले जाओ। लेकिन लगता ये था कि क्योंकि एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग थी कि पुलिस में ही जाना है, वो जो चीज़ें पुलिस में होती वो अच्छी लगती थी। हम्म। और लेकिन अब एजुकेशन में आ गए, फादर ने कहा चले जाओ तो चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर पूरी जीवन भर जो है एक मन में एक कसक रह जाती है, जब कभी मैं वर्दी पहने हुए देखता हूँ तो लगता है कि मैं भी ये हो सकता था। लेकिन अच्छा है, एजुकेशन भी बहुत अच्छा फील्ड है और क्रिएटिव फील्ड है, शायद उतनी क्रिएटिविटी पुलिस में ना मिल पाती जितनी यहाँ मिल पा रही है। तो तो सबसे अच्छा व्यवसाय मुझे लगता है एक शिक्षक का होता है, शिक्षक से ही हर कोई पढ़ के आगे बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप शिक्षक हैं तो समाज को चेंज करने का बिल्कुल। सामर्थ्य आपके अंदर जी, बहुत बड़ी ताकत है शिक्षक के पास, समाज को चेंज करने की, समाज में परिवर्तन लाने की। अंत में मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, डॉक्टर मधुबाला जी से, कि अंत में ये बताएं बच्चों को कि जीवन में सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आप अगर देना चाहें हमारे बच्चों को, तो क्या होंगे आपकी तरफ से? सबसे पहला टिप मैं देना चाहूंगी कि आप जीवन में जो भी कर रहे हैं उसमें 100% अपना दीजिए, पूर्ण परिश्रम कीजिए। उसमें बाद में आप ना सोचें कि मैं और मेहनत करके ये और अच्छा कर सकता था। जिस समय में आपने जो ले लिया विषय उस पे पूरा फोकस कीजिए और अपना 100% दीजिए और पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत से वो विषय आप कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। और ईमानदारी मत छोड़िए, चाहे वो पढ़ाई में हो, जीवन में हो, व्यवहार में हो। इन दो चीजों को लेके आप चलेंगे लाइफ में तो जरूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो बच्चों को जो बातें आज बताई डॉक्टर मधुबाला जी ने, उम्मीद करते हैं कि आपके काम आएंगी, और इन चीज़ों को सीख के आगे आप बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। और जैसी सफलता डॉक्टर मधुबाला जी ने हासिल की है उस समय में, जब लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, और आपने तो 10 बहनें आपकी पढ़ी हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि 10 बहनें पढ़ी उस परिवार में और आप वहाँ से इतने
अच्छे पदों पर सब पहुंची हैं, तो निश्चित तौर पर गर्व का विषय है आपके परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी। और आप एक उदाहरण हैं पूरे समाज के लिए कि आपके पिता ने इतनी मेहनत की आपको पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, और आज आप पूरे समाज को शिक्षित कर रही हैं, तो ये गर्व का विषय है। और हम आपको सादर नमन भी करते हैं कि आप समाज के लिए शिक्षा का दान कर रही हैं, और बहुत सारे बच्चे आपके माध्यम से शिक्षित होकर समाज में आगे बढ़ रहे हैं। पुनः आपका आभार और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर मधुबाला जी आज हमारे साथ थी। आभार आपका।